दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर पहली बार जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। वही रास्ते, वही पेड़, वही मंदिर। ऐसा लगता है जैसे हम वहां पहले भी रह चुके हों। कुछ लोग इसे डेजा वू कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ एक एहसास नहीं होता। कभी कभी ये किसी अधूरी कहानी की याद होती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे बचपन से कुछ जगहें याद थीं। एक पुरानी हवेली, एक गांव के बाहर खड़ा छोटा मंदिर और उसके पीछे खड़ा एक विशाल नीम का पेड़। उसे नहीं पता था ये जगह कहां है, लेकिन एक दिन उसे पता चल गया और उसी दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस लड़की का नाम था अनन्या। अनन्या बचपन से ही थोड़ी अलग थी। वो बार बार एक ही चीजें बनाती थी अपनी ड्राइंग बुक में। एक बड़ी हवेली, एक मंदिर और मंदिर के पीछे खड़ा एक बड़ा नीम का पेड़। लेकिन एक और चीज थी जो हमेशा उसकी तस्वीरों में होती थी, एक अजीब सा लोहे का हथियार। वो हथियार किसी खेती के औजार जैसा लगता था, लेकिन उसकी बनावट थोड़ी अलग थी। आधा हथौड़ा, आधा कुल्हाड़ी जैसा। जब उसकी मां उससे पूछती, ये क्या है बेटा, अनन्या हमेशा यही कहती, मुझे नहीं पता, बस ऐसा लगता है कि ये वहां था। कई बार रात को वो डर कर उठ जाती और कहती, मुझे वहां नहीं जाना। लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि वहां कहां है। उसके माता पिता समझते थे कि ये बस एक बच्चे की कल्पना है, लेकिन अनन्या के लिए वो जगह सपना नहीं थी। वो कुछ ऐसा था जो कहीं गहराई में उसकी यादों में छुपा हुआ था। समय बीतता गया और देखते देखते अनन्या 18 साल की हो गई। उसके 18वें जन्मदिन की सुबह वो अपने पुराने स्केचबुक के पन्ने पलट रही थी। वही हवेली, वही मंदिर, वही नीम का पेड़ और वही लोहे का हथियार। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, क्या ये जगह सच में कहीं मौजूद है? उसने इंटरनेट खोला और मंदिर और नीम के पेड़ के बारे में सर्च किया। कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन अचानक एक तस्वीर देखकर उसका दिल रुक सा गया। तस्वीर में वही मंदिर था, उसके पीछे वही नीम का पेड़ और पास ही एक पुरानी हवेली। नीचे लिखा था, भैरवपुर गांव। अनन्या कई मिनट तक स्क्रीन को देखती रही, क्योंकि ये वही जगह थी जिसे वो बचपन से बनाती आ रही थी। और उसी पल उसने फैसला कर लिया, मुझे वहां जाना होगा। जब अनन्या भैरवपुर पहुंची तो उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो पहले भी यहां आ चुकी हो। वो मंदिर के पास खड़ी थी जब एक बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा, बेटी, तुम यहां नई हो क्या? अनन्या ने हवेली की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह घर किसका है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। यह घर कभी देव और मीरा का था। फिर उन्होंने उनकी कहानी बताई। देव एक मेहनती इंसान थे। उन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया था। उन्होंने कभी अपने पैसे का घमंड नहीं किया। गांव में किसी गरीब लड़की की शादी हो, किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च हो, देव और मीरा हमेशा मदद करते थे। गांव वाले उन्हें देवी देवता जैसे लोग मानते थे। जब उनकी बेटी नैना पैदा हुई तो पूरे गांव में जश्न मनाया गया, लेकिन उनकी खुशियों से कुछ लोग खुश नहीं थे। देव के अपने ही कुछ रिश्तेदार उनसे जलते थे। देव का छोटा भाई राघव और उसके साथ महेश, सरला और विक्रांत। सालों से उनकी नजर देव की संपत्ति पर थी। एक रात परिवार के खाने में देव और मीरा को सर दे दिया गया। सबको बताया गया कि यह खाने की खराबी से हुई मौत है, लेकिन सच कुछ और था। देव की वसीयत में लिखा था, अगर उनके साथ कुछ भी हो जाए तो उनकी सारी संपत्ति उनकी बेटी नैना के नाम होगी। लेकिन तब तक, जब तक वो 18 साल की न हो जाए, उसकी देखभाल और संपत्ति की जिम्मेदारी राघव के पास रहेगी। इसका मतलब था, अगर नैना 18 साल की हो जाती तो सारी संपत्ति उसके हाथ में चली जाती। और यही वजह थी कि कुछ साल बाद
नैना अचानक गायब हो गई। गांव में कहा गया वो किसी के साथ भाग गई, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। जब अनन्या ने यह सब सुना तो उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। वो बार बार मंदिर और नीम के पेड़ की ओर खींची चली जाती, लेकिन समस्या यह थी कि राघव अब बहुत ताकतवर था। पैसा, जमीन और सत्ता, कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था। तभी एक आदमी सामने आया, एक गरीब मजदूर जो सालों पहले राघव के खेत में काम करता था। उसने कहा, मैंने उनकी बात सुनी थी। उन्होंने देव और मीरा को जहर देने की योजना बनाई थी। उसने देव को चेतावनी भी दी थी, लेकिन देव ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर उसने एक और सच बताया। जिस रात नैना गायब हुई, उसने राघव और उसके साथियों को उसे मंदिर के पीछे ले जाते देखा था। यह सुनते ही अनन्या को अचानक यादों के झटके आने लगे। मंदिर, नीम का पेड़ और डर। उसे समझ आ गया, वो जगह सिर्फ उसकी याद नहीं थी, वो उसकी मौत की जगह थी। अनन्या मंदिर के पीछे नीम के पेड़ के पास गई। उसे लगा जैसे जमीन उसे बुला रही हो। गांव वालों की मदद से उन्होंने वहां खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक कपड़े में लिपटा हुआ लोहे का हथियार मिला। वही हथियार जिसे अनन्या बचपन से बनाती आई थी, और वही हथियार जिससे नैना की हत्या की गई थी। अब सबूत साफ था। गांव वाले भी अब डर के खिलाफ खड़े हो गए। पुलिस ने केस दोबारा खोला और आखिरकार राघव, महेश, सरला और विक्रांत गिरफ्तार हो गए। हवेली और सारी संपत्ति अनन्या को वापस मिल गई, लेकिन उसने बदला लेने के बजाय अपने पिछले जन्म के माता पिता की राह चुनी। उसने फिर से गांव की मदद शुरू की, गरीब बच्चों की पढ़ाई, गरीब परिवारों की मदद, और धीरे धीरे भैरवपुर फिर से वही गांव बन गया जो कभी देव और मीरा के समय था। दोस्तों, कभी कभी इंसाफ तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी उसे आने में साल लग जाते हैं, और कभी कभी एक पूरी जिंदगी। लेकिन सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन वापस जरूर आता है। और शायद अनन्या इसीलिए वापस आई थी, ताकि एक अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हो सके।